हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले चलते हैं मीनिंग में। तो मीनिंग में जाने से पहले हमने देखना चाहिए कि जो मैक्रो वर्ड है, तो वो वर्ड आया कहां से। तो बेटा वो आया ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, वर्ड कौन सा है? मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, लार्ज। लार्ज का यहाँ पे इकोनॉमी में जो मतलब है, लार्ज मीन्स इन द इकोनॉमी एज अ होल। जब आप इकोनॉमी को पूरा देखते हो, पूरी इकोनॉमी को जब आप स्टडी करते हो, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसके एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पिक्चर ली, उसमें आप अगर किसी चीज को जूम करके देखते हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। किसी एक चीज को जब आप जूम आउट करके पूरी पिक्चर को देखते हो, पूरी फोटो को देखते हो, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जब आप पूरी जूम आउट करके पूरी एक इकोनॉमी को स्टडी करोगे तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक्स इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल। यहाँ पे भी एज अ होल वर्ड आपका लास्ट में ऐड हो जाएगा। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है, पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एज अ होल। इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है ये भी देख लेते हैं। वेलफेयर ऑफ द ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। सारे जो रेजिडेंट्स हैं एक कंट्री में, उन सबका वेलफेयर इसमें इंक्लूड होगा। एम्प्लॉयमेंट इसमें इंक्लूड होगी। प्राइस के रिलेटेड इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, वो भी इसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहेगी। ये भी स्टडी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी स्टडी करता है कि हाउ गवर्नमेंट कैन इंप्रूव द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की जो स्टेट है उसको गवर्नमेंट इंप्रूव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज लेके आ रही है। तो ये सब पार्ट किसके हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, स्कोप क्या होता है कि ये डिफाइन करता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एरिया है वो कितना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एरिया में ऐसी कौन सी चीजें आती हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। यही उसका मतलब है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देख लेते हैं इसके स्कोप, इसके एरिया में कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बेटा नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है कि वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो उसकी जो वैल्यू है उसको टोटल को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। एक साल में एक कंट्री में, इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसका प्राइस, उसकी वैल्यू अगर इसको टोटल कर दें तो ये होता है आपका नेशनल इनकम। इसको स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके बाद ये स्टडी करता है जीडीपी आल्सो। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सारा जितना भी आपके एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके आउटपुट की वैल्यू को, टोटल को, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये सबको इसको कौन स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड आपको स्टडी करते हैं हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इसको भी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। जैसे कि केन्जियन की थ्योरी भी इसमें आएगी। केन्जियन की थ्योरी को उसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। केन्जियन ने ये थ्योरी दी थी कि अगर किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड के कारण है। लोगों की जो डिमांड है गुड्स के रिलेटेड वो कम है, इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ डिमांड के कारण। और इसी वजह से एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है। ये थी केन्जियन की एक एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो इसको भी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ मनी। इसमें थ्योरी ऑफ मनी में हम मनी क्रिएशन भी स्टडी करते हैं कि ठीक है कि मनी क्रिएशन एक कंट्री में कैसे होती है। मनी का सारा जो मनी एंड क्रेडिट का सिस्टम है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। मनी क्रिएशन कैसे होती है, सेंट्रल बैंक कैसे लोन के द्वारा अपनी मनी को क्रिएट करते हैं। जब वो लोन देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, उसके बाद उनको मनी
क्रिएशन होती है, सेंट्रल बैंक के रोल हो गए, आरबीआई के रोल हो गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके क्या रोल्स हैं एज अ बैंक का एजेंट है, वो बैंक के गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या क्या फंक्शंस करता है, और मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई के क्या क्या रूल है, और करेंसी को कैसे इशू किया जाता है, सब कुछ ये स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद बेटा हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट जो आपकी चीज आती है वो आती है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जो आपके प्राइस का जनरल इक्विलिब्रियम है वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे प्राइस के जनरल प्राइस जो कॉन्टिन्यूसली अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर आपके किसी गुड्स एंड सर्विसेज के एक इकोनॉमी में प्राइस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और प्राइस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, जो प्राइस लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। ये भी आपका पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद हम स्टडी करते हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है, कैसा बजट वो पास कर रहे हैं, ठीक है, उस बजट में कितने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, सेल टैक्स कितना लगाया जा रहा है, जो कॉर्पोरेशन को पावर सप्लाई होती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, उनको फ्यूल प्रोवाइड होता है, उनको एनर्जी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होते हैं, उनके ऊपर कितना टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, सेल टैक्स कितना लगा रही है, तो ये सारे जो इंपैक्ट करते हैं आपकी इकोनॉमी को, तो ये भी किसका पार्ट हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और लास्ट जो आपका टॉपिक रहता है स्कोप ऑफ इकोनॉमी में पॉइंट रहता है वो रहता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा? एक्सचेंज रेट होता है बेटा कि आप अपनी करेंसी से दूसरी किसी देश की करेंसी के कितने पैसे ले सकते हो, कितने रुपए ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने $1 परचेज करना है, आप परचेज लेना चाहते हो $1, तो $1 लेने के लिए आपको इंडियन करेंसी के कितने रुपीस देने पड़ेंगे, ये होता है एक्सचेंज रेट। हमको अगर आज करनी है तो 83 रुपीस आपको इंडियन करेंसी के देने पड़ेंगे, ये आपका आ गया एक्सचेंज रेट। अगर आप $1 लेना चाहते हो तो आपको इंडियन रुपी 83 रुपीस देने पड़ेंगे, तो ये एक्सचेंज रेट आता है। ये भी किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इससे भी बेटा बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंक्शंस में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आप भी ऐसे एक चार्ट बना सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ऐसे पॉइंट्स लिख के आप इसको कलेक्टिवली इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बड़ी इजीली। इससे आपको इसको लर्न करने में बहुत इजी रहेगा rather देन आप सिंगल पॉइंट लर्न कर रहे हो। तो ऐसे आप एक टेबल और चार्ट बना सकते हो व्हाटएवर इज देयर। सो सबसे पहले लेते हैं बेसिक ऑफ स्टडीज। पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंस क्या है बेसिक ऑफ स्टडीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑफ स्टडीज क्या है कि एक इंडिविजुअल अपनी इनकम, अपने रिसोर्सेस को कैसे उसकी स्कार्सिटी को फेस करता है और कैसे चॉइस करता है कौन सी चीजों को वो पहले फिल करेगा और कौन सी चीजों को वो गिव अप करेगा, कौन सी चीजों को वो लेगा और कौन सी चीजों को वो गिव अप करेगा। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्या है आपका स्टडी है, बेसिक स्टडी है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो पूरी गवर्नमेंट जब देखती है हमारे बजट को कैसे एलोकेट करना है, कौन से चीज के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कौन सी चीजों के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कहां पे ज्यादा लगाना है, कहां पे कम लगाना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये चीज आती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द मैक्रो लेवल, जो पूरी इकोनॉमी कोई आप प्रॉब्लम को स्टडी करते हो। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक एजेंट। एजेंट भी बेटा चेंज हो जाते हैं। इसमें हम सिंगल कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, सिंगल प्रोड्यूसर को स्टडी करते हैं। इसमें हम पूरी इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं, तो इन सबको हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे एक सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर को स्टडी करते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब इसमें टोटल में भी डिफरेंस है। इसका टोटल क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल फर्म प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट। इसमें हम लेके चलते एग्जांपल, जैसे कि हमारे मिल्क की जो प्रोडक्शन है,
एक प्रोडक्ट है मिल्क, उसमें जो जितनी भी प्रोडक्शन वाली फॉर्म्स हैं उसका इक्विलिब्रियम अगर हम स्टडी करते हैं तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कराएगा। लेकिन जब आप सारी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हो तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। जैसे आप पूरी इकोनॉमी की यूनिट्स का इक्विलिब्रियम अगर स्टडी करते हो तो जनरल इक्विलिब्रियम स्टडी करते हो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं 4th, 5th और 6th पॉइंट। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशन। बेटा अजम्पशन में भी डिफरेंस है। आप अगर देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशन और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशन दोनों में डिफरेंस है। देखते क्या डिफरेंस है। अगर आप देखोगे कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप स्टडी करोगे तब आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, टोटल आउटपुट होगी, टोटल एम्प्लॉयमेंट होगी, उसको आपने कांस्टेंट लेना है। जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल होंगे जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो उसको आप कांस्टेंट लोगे। ठीक है, इसके सीधा उलट जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करोगे तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होंगे उसको कांस्टेंट लेंगे। तो ये उलट चलते हैं जब आप इसको स्टडी करोगे। जैसे आप देखते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट हो गया, जो माइक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स है उन वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये उलट चलते हैं एक दूसरे के। जब माइक्रो मैक्रो एक दूसरे को स्टडी करते हैं तो एक दूसरे के जो वेरिएबल्स हैं बेटा उनको ये कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इजी रहेगा आपके लिए। बस आपने ये करना है कि जब आपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करनी है तो उनके एक दूसरे के जो वेरिएबल्स हैं उनको आपने कांस्टेंट लेना है। सेंट्रल इश्यूज इसकी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब सेंट्रल इश्यूज क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब आप स्टडी करोगे आपका सेंट्रल इशू होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बंदा है उसके पास इनकम है तो वो अपनी इनकम को कैसे एलोकेट कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका सेंट्रल इशू है। किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप स्टडी करते हो ये डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये एक देश की प्रॉब्लम है। तो जब इंडिया अपनी लेगा कि इकोनॉमी में कौन से रिसोर्सेज पे कितना कितना पैसा स्पेंड करना है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। तो आप देखोगे डिफरेंस है उनके सेंट्रल इश्यूज में भी। नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा, इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। अब इकोनॉमिक वेरिएबल देखो, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करोगे आपका इकोनॉमिक कंज्यूमर की डिमांड, एक उपभोक्ता की डिमांड है, ठीक है, उसकी मांग, वो उसकी एक वेरिएबल है। और प्रोड्यूसर की सप्लाई, प्रोड्यूसर कैसे पूर्ति करता है डिमांड की, तो वो इसका एक इकोनॉमिक वेरिएबल रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करोगे तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो आपके इकोनॉमिक वेरिएबल रहेंगे। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई तो दोनों में है, बट आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करेंगे तो एग्रीगेट मतलब जो पूरा ऑल ओवर डिमांड है, ठीक है, पूरी डिमांड, उसको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आप लेके चलोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बड़े इजी हैं, आपने लिख देने हैं। उसके बाद बेटा आपके 7th पॉइंट जो आपका रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7th पॉइंट आपका। ठीक है, जो 7th पॉइंट आपका रहेगा वो आपका है मेथड ऑफ स्टडीज। दोनों के मेथड ऑफ स्टडीज में भी डिफरेंस है। ठीक है, मेथड ऑफ स्टडीज में भी डिफरेंस है। आप देखो कैसे है। हाँ जी, मेथड ऑफ स्टडीज 7th पॉइंट, मेथड ऑफ स्टडी। ठीक है, जब बेटा आप एक मार्केट के डिमांड सप्लाई और डिमांड इसका आप इक्विलिब्रियम करते हो, या आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका इक्विलिब्रियम आ गया। बट हम इसको कहते हैं मेथड ऑफ स्टडी, इसको हम बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम आएगा। ये इसको हम क्या लेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये क्योंकि एक प्रोडक्ट का है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट का है डिमांड और सप्लाई। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हो तो आप एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इसका इक्विलिब्रियम करते हो। तो ये ऑल ओवर आप मार्केट इकोनॉमी का करते हो, इसको बोलते हैं आप जनरल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपका आएगा।
तो दोनों के इक्विलिब्रियम में डिफरेंस आएगा। ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का इक्विलिब्रियम करते हैं, जिसको जनरल बोलते हैं, और इसमें एक ही चीज का इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम पार्शियल बोलते हैं। अब आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो आएगा। देखो बेटा, पैराडॉक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के पैराडॉक्स में भी डिफरेंस है। जो आपकी assumption है, अगर आप ये चीज मान के चलते हो, वो कई बार अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक पर्सन है, ए पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं अगर सेविंग करता हूं अपने फ्यूचर के लिए तो वो एक अच्छी बात है, वो मेरे लिए अच्छी बात है। मैं सेविंग करके अपनी पॉलिसीज पे स्पेंड कर रहा हूं, ठीक है, और अपने लिए प्रॉपर्टीज बना रहा हूं, बट मैं ज्यादा अपने कंजम्पशन को मैंने कम कर लिया, तो वो मेरे लिए अच्छा है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे बहुत एक अच्छी बात है। ठीक है, एक पर्सन 1% सेविंग कर रहा है, 1% सेव कर रहा है, वो माइक्रो लेवल के लिए एक अच्छी बात है। अगर इसको उलट कर दो, सारी कंट्री अगर सेव करना स्टार्ट कर दे, लोग ज्यादा कुछ परचेज ही नहीं कर रहे हैं, सारे सेविंग मोड पे चले गए, लोगों ने अपनी कंजम्पशन को कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने से जो आपका ये जो इक्विलिब्रियम बना है, जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो खतरे में आ जाएगी। और क्या होगा, इकोनॉमी की डिमांड कम हो जाएगी और प्रोड्यूसर है उस पे पैसा लगाना प्रॉफिटेबल नहीं समझेंगे। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर अगर हम सारे पैसे सेव करेंगे तो उसके लिए वो उलट हो जाएगा। जो चीज आपकी माइक्रो लेवल पे बहुत अच्छी थी, वो यहाँ पे आके आपके लिए कर्ज बन जाएगी, श्राप बन जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहेगा आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप ये आपको समझ आया। तो चलते हैं हम अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी, तो ये है आपका लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, तो इसमें ये टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेटा इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, ये एक एक्सप्लेनेशन है ऑफ द इकोनॉमी, जो एक डीप एक्सप्लेनेशन, जो बहुत एक गहरी जो व्याख्या देता है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसकी वजह से हमको पता चलता है कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पता चलता है कि नेशनल इनकम का क्या एस्टिमेशन है। ठीक है, उसके बाद हमको पता चलता है कि स्टडी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, कि देश में बेरोजगारी कितनी है, क्यों है, उसके फिर फैक्ट्स को फाइंड आउट करने में हमें सहायता मिलती है। तो ये हमें कहां से सहायता मिलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। देन रोड मैप मिलता है बिजनेसमैन को लिए। अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो आपको रोड मैप कहां से मिलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जांपल, आपको पता लगता है कि आपकी जो नेशनल इनकम है, NY मतलब नेशनल इनकम है, वो राइज हो रही है। इससे हमको ये पता चलता है कि जो आपके इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता है, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में आपको सहायता मिलेगी। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस कंट्री में मार्केट में डिमांड है, तो हम चीजों को प्रोड्यूस करके बेच सकते हैं। ठीक है, रोड मैप मिलता है बिजनेस वालों को। पॉलिसी फॉर्मेशन, ये गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करती है। कैसे करती है, गवर्नमेंट को डाटा प्रोवाइड होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी कितनी है देश में, तो पॉवर्टी जो होती है बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो BPL है, उसके बारे में हमें पता चलता है। उससे गवर्नमेंट को ये हेल्प मिलती है, वो देती है कि जो हमने DBT पे जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज लाती है, स्कॉलरशिप हो गई आपकी, जहाँ गवर्नमेंट बहुत बिलो रेट पे जो प्रोवाइड करते हैं, ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, राशन प्रोवाइड करते हैं, उनको कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट को फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल करती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, आपको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में क्या क्या इश्यूज है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बताएगा आपको। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पता चलेगा कि आपका एक्सचेंज रेट क्या है, $1 लेने के लिए भारतीय कितने रुपीस आपको देने पड़ेंगे। आज अगर आपको देने हैं तो 83 रुपीज देने पड़ेंगे $1 देने के लिए, वो एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि मूवमेंट ऑफ FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मूवमेंट क्या है। इंडिया में लोग जो MNC है वो हमारे देश में
करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट या नहीं। ठीक है, पॉलिटिशियंस का जोर है, क्या करेंसी की जो पॉलिसीज है उसके कारण या जो भी डिमांड के कारण। ठीक है, तो वो आपको ग्लोबल जो इकोनॉमिक इश्यूज है वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की बता पाएगा। देन इन्वायरमेंट, पोल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूशन के डाटा को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हेल्प मिलती है। उससे आपको पता चलता है कि कितना पोल्यूशन हो रहा है ग्लोबली, इंडस्ट्री सेटअप होने से, ट्रैफिक के कारण। तो वो आपको किसके बारे में पता चलेगा, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रखने के लिए आपको डेवलपमेंट कैसी करनी है। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही हेल्प से बना सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि आपने इस प्रकार से विकास करना है कि जो आपके पास अभी जो रिसोर्सेस हैं, अभी जितना कोल है, अभी जितना पेट्रोल है, अभी जितना डीजल है, उनको ऐसे यूज करो कि वो आने वाली जनरेशन में खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ऐसे यूज करो वो आने वाली जनरेशन को खत्म ना हो जाए, वो आने वाली जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। तो लास्ट जो टॉपिक पॉइंट रहेगा आपका, स्ट्रक्चरल चेंज एंड ग्रोथ ऑफ पाथ फॉर द इकोनॉमी। देखो स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में ये बात करते हैं, हमने इंडियन इकोनॉमी के पहले चैप्टर में पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल चेंज कैसा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कि देश की जनसंख्या ज्यादा किस सेक्टर में लगी हुई है जॉब के लिए। जैसे हमने बात की थी कि कृषि में कितनी है, हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो अभी भी कृषि में है, 50% नियर अबाउट हमारी कृषि में है, एग्रीकल्चर में। तो उसको कैसे चेंज करना है, गवर्नमेंट के लिए एक ग्रोथ पाथ फॉर द इकोनॉमी मिलती है। अगर स्ट्रक्चरल चेंज आता है, क्यों आया है, कैसे आया है, वो एक गवर्नमेंट के लिए भी एक हेल्पफुल, एक गाइडेंस का रोल करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये एक सिग्निफिकेंट जो आपके पॉइंट्स थे। ठीक है, ये आप इसको लर्न कर सकते हैं, 6 पॉइंट है, इजी पॉइंट है। तो स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आई होप ये आपको समझ आया। तो बेटा आप मुझको कमेंट करके बता सकते हो सर, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। थैंक यू।